नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो जेएसएससी लैब असिस्टेंट या फिर जेएसएससी पीजीटी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और आगे के प्रश्नों को देखेंगे। साथ में आज के ये वीडियो एक प्रकार का मॉक टेस्ट भी होने वाला है, जहाँ पे आपको कुछ समय मिलेगा और स्वयं से आपको उत्तर देने का प्रयास करना होगा। तो कॉपी और पेन साथ में लेकर के बैठे और खुद से क्वेश्चन के आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे ज़रूर लाइक कर दे। जेएसएससी लैब असिस्टेंट या फिर पीजीटी के बुक का या फिर थ्योरी का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, या फिर व्हाट्सएप में आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत करने से पहले डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक कर लीजिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और पहले प्रश्न पर आते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है। पहला स्टेटमेंट है, इन हेट्रोलाइटिक क्लीवेज द बॉन्ड ब्रेक्स इन सच अ फैशन दैट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स विथ वन ऑफ द फ्रेगमेंट। दूसरा है, इन होमोलाइटिक क्लीवेज वन ऑफ द electrons of the shared pair is in a covalent bond goes with each of the bonded atom। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट है, देखिए, द सिंगल इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इज शोन बाय हाफ हेडेड कर्व्ड एरो। तो यहाँ पे हर एक स्टेटमेंट को जानने का प्रयास कीजिए और उसके बाद बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है। अगर आपको 5 सेकंड से अधिक समय चाहिए तो वीडियो को पॉज करके भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जनरली खुद से सॉल्व करें और इसका आंसर खुद अपना कॉपी में लिखें। इसी प्रकार आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला जो स्टेटमेंट है, इसमें कहा गया है, इन हेट्रोलाइटिक क्लीवेज द बॉन्ड ब्रेक्स इन सच अ फैशन दैट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स विथ वन ऑफ द फ्रेगमेंट। ठीक है, अर्थात कि मान लेते हैं ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें बॉन्ड ब्रेक करता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक के पास आता है जबकि दूसरे के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये किस में होता है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में होता है। तो ये एकदम करेक्ट है। पहला आपका जो स्टेटमेंट दिया गया है करेक्ट है। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में इसी प्रकार होता है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एक फ्रेगमेंट के पास आता है जबकि दूसरा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस प्रकार का हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में होता है। तो पहला यहाँ पे स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट में कहा गया है, इन होमोलाइटिक क्लीवेज वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द शेयर पेयर इन ए कोवेलेंट बॉन्ड गोज विथ ईच ऑफ द बॉन्डेड एटम। अर्थात कि मान लेते हैं ये एक बॉन्ड है और ए बी दो यहाँ पे एटम है, और इसमें कहा गया है होमोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है, हर एक इलेक्ट्रॉन एक एक एटम के पास यहाँ पे आ जाता है। अर्थात कि आपका ए डॉट प्लस बी डॉट फ्री रेडिकल बनता है। तो ये होमोलाइटिक क्लीवेज में होता है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट है, अर्थात कि एक और दो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। तीसरा स्टेटमेंट में कहा गया है, द सिंगल इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इज शोन बाय हाफ हेडेड एरो। तो ये भी करेक्ट है। अगर इस प्रकार से दो एटम है आपका इस प्रकार से, और इसका मूवमेंट दिखाना चाहते हैं तो सिंगल हेडेड एरो इस प्रकार से हम लोग दिखाते हैं। तो इसमें तीनों ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। अर्थात कि 1, 2 और 3 ये सारे स्टेटमेंट आपके करेक्ट होंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। मेरे ख्याल से आप सभी ने स्वयं से इसका आंसर दे दिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हेट्रोलाइसिस ऑफ CH3 CH2 CH3 रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। हेट्रोलाइसिस क्लीवेज हो रहा है CH3 CH2 CH3 का, इसमें आपको रिजल्ट के रूप में क्या प्राप्त होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए और मैं आपको समय दे रहा हूँ 5 सेकंड का। आप स्वयं से आंसर देने का प्रयास कीजिए। इससे ज़्यादा अगर समय लग रहा है तो वीडियो को पॉज करके खुद कॉपी में इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा हेट्रोलाइसिस या फिर हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एक फ्रेगमेंट के पास रहता है या फिर एक एटम या फिर एक ग्रुप के पास रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे CH3 CH2
CH3 ये है। अगर बॉन्ड ब्रेक करेगा तो आपका यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर सकता है या फिर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर सकता है, बात बराबर है, क्योंकि दोनों ही तरफ देखिए यहाँ पे CH3 है। लेकिन बात यहाँ पर आता है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके तरफ जाएगा, CH3 के तरफ जाएगा या फिर CH2 CH3 अर्थात कि इथाइल के तरफ जाएगा या फिर मिथाइल के तरफ जाएगा। ये आपका मेन क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे शेयर्ड पेयर आएगा CH3 की तरफ और आपका जो क्वेश्चन ये बनेगा, आपका जो रिजल्ट बनेगा अर्थात कि आपका जो यहाँ पे रिजल्ट फॉर्मेशन होगा ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थात कि CH3 पे माइनस चार्ज आ जाएगा, C2H5 पे प्लस चार्ज आ जाएगा। आपके मन में अभी सवाल आ रहा होगा कि CH3 के पर पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं आया और C2H5 पे नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं आया। ऑप्शन ए क्यों आपका करेक्ट नहीं होगा। तो इसके लिए भी एक इंटरेस्टिंग सा यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे देखिए C2H5 को अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, C2H5 को CH2 CH3 ये होता है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज C2H5 पे बन रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन रहा है। आप सभी जानते हैं CH3 जो ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिक ग्रुप होता है, अर्थात कि प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने का कोशिश करेगा, इसलिए CH2 CH3 ज़्यादा स्टेबल होगा। जबकि अगर C2H5 के ऊपर में अगर नेगेटिव चार्ज रहता CH2 CH3, अगर इसके ऊपर में नेगेटिव चार्ज रहता तो ये फिर से उसे और ज़्यादा डिस्टेबलाइज करने का प्रयास करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट एक तो पहले से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, फिर से और CH3 नेगेटिव चार्ज देने का प्रयास करेगा तो ज़्यादा डिस्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, CH2 CH3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रह सकता है। इसीलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, CH3 के ऊपर माइनस चार्ज और C2H5 प्लस के साथ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। C2H5 के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, इसलिए आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। द अदर ऑप्शन जैसे कि ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि ये फ्री रेडिकल में होता है, हेट्रोलाइसिस में नहीं होता है। CH3 C2H5 यहाँ पे इस प्रकार से नहीं होता है, क्योंकि हेट्रोलाइसिस में हम लोग जानते हैं कि एक नेगेटिव चार्ज होगा एक पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, ऑप्शन ए को देख करके टिक मार के मत आ जाइएगा, मैंने एक्सप्लेनेशन बता दिया है C2H5 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों रहेगा, ठीक है। रीज़न को जानना बहुत अधिक आवश्यक है, इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके आने वाले परीक्षा में रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। Covalent bond can undergo fission in two different ways. The correct representation involving a heterolytic fission of CH3Br. यहाँ पे फिर से आपको बताना है कि CH3Br का हेट्रोलाइटिक फिशन आप किस प्रकार से दिखा सकते हैं। चलिए सभी ऑप्शन को एक बार ध्यानपूर्वक देख लीजिए और स्वयं से कॉपी में इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे CH3Br का हेट्रोलाइटिक फिशन पूछा गया है, तो हेट्रोलाइटिक से ही आपको पता चल रहा है एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्योंकि Br ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो Br ही अपने तरफ नेगेटिव चार्ज को लेकर के भागेगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूरा एरो क्यों दिखाया है, क्योंकि पूरा एरो इसलिए दिखाया गया है दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के यहाँ पे Br भाग रहा है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन अगर लेकर के भागता तो उसको होमोलाइटिक क्लीवेज कहते हैं, जिसमें फ्री रेडिकल बनता है। लेकिन यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन Br के पास है, इसीलिए Br प्लस बन जाए, Br माइनस बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इसे आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कहा गया है द स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल एल्लाइल बेंजाइल, मतलब और उसके बाद 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एंड CH3 इन द ऑर्डर। आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर में सजाना है। एल्लाइल दिया गया है, बेंजाइल दिया गया है, उसके बाद 3 डिग्री दिया गया है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल दिया गया है, 1 डिग्री दिया गया है और CH3 दिया गया है। ये ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पिछले साल 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए आने वाले आपके परीक्षा में भी ये क्वेश्चन जरूर से पूछा जाएगा, चाहे वो लैब असिस्टेंट हो चाहे वो PGT हो। इसीलिए इसे ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से कॉपी में लिख करके इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
बेंजाइल फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद एल्लाइल का, उसके बाद 3 डिग्री का, उसके बाद 2 डिग्री, 1 डिग्री और CH3। ये ऑर्डर आप याद रखेंगे। और इसी प्रकार कैटायन का भी होता है। एनायन का थोड़ा सा गड़बड़ है, एनायन का थोड़ा उल्टा होता है, वो चीज़ आगे क्वेश्चन मिलेगा, हम लोग उसको डील करेंगे। स्टेबिलिटी ऑर्डर याद रखेंगे, फ्री रेडिकल का और कैटायन का लगभग सेम होता है, ठीक है। जिसमें बेंजाइल का सबसे ज़्यादा होता है, उससे भी ज़्यादा याद रखेंगे फ्री रेडिकल में ट्राईफिनाइल मिथाइल होता है, ठीक है, जहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप जुड़ा रहता है, ठीक है। इधर C6H5 3 फिनाइल ग्रुप, यहाँ पे C6H5 यहाँ पे जुड़ा रहेगा, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद बेंजाइल अर्थात कि एक फिनाइल ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ रहता है, उसके बाद एल्लाइल, उसके बाद 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री और लास्ट में सबसे कम स्टेबल होता है CH3, ठीक है। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको फॉलो करना है, याद रखेंगे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। मेरे ख्याल से आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए, द स्टेबिलिटी ऑफ ए कार्बन आयन डिपेंड्स अपॉन। कार्बोनियम आयन का स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, ये चीज़ आपको बताना है। द बॉन्ड एंगल ऑफ द अटैच्ड ग्रुप, द सबस्ट्रेट विथ विच इट रिएक्ट्स। ऑप्शन सी देख लीजिए, द इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट ऑफ द अटैच्ड ग्रुप, या फिर नन ऑफ द एबव। चलिए, इस क्वेश्चन का आप सभी खुद से आंसर देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कॉपी में खुद से इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए, तभी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोनियम आयन, इसमें पूछा गया था कि स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोनियम आयन किस पे डिपेंड करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से आप सभी स्टूडेंट दे दिए होंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, द इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट ऑफ द अटैच्ड ग्रुप। कार्बोनियम आयन का स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंडक्टिव इफेक्ट पे डिपेंड करेगा, साथ में हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट ऑफ द अटैच्ड ग्रुप। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जिससे आप क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि CH3-, ये एक कार्बोनियम आयन है, जिसको कार्बन आयन भी आप कहते हैं। ये ज़्यादा स्टेबल होगा RCH2- से, इससे भी ज़्यादा स्टेबल होगा R2CH से, ये ज़्यादा स्टेबल होगा 3 डिग्री से R3C। अर्थात कि फ्री रेडिकल या फिर कार्बोकेटायन का उल्टा चलता है यहाँ पे केस कार्बोनियम आयन में। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है। और इसका रीज़न मैंने पहले भी बता दिया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, एक तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पहले ही नेगेटिव चार्ज है, फिर से ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब और ज़्यादा अनस्टेबल हो रहा है। यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप से यहाँ पे इसको अनस्टेबल कर रहा है, यहाँ पे 3 CH3 ग्रुप से अनस्टेबल कर रहा है, इसीलिए इसका ऑर्डर उल्टा चलता है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट होता है, -I इफेक्ट ये शो करता है, ठीक है, -I इफेक्ट शो करता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन एमोंग द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। इसी प्रकार का क्वेश्चन पिछले साल भी पूछा गया था, इसीलिए इस क्वेश्चन का आप स्वयं से चलिए आंसर देने का प्रयास कीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6। द मोस्ट स्टेबल, यहाँ पे कार्बोकेटायन दिया गया है, कौन सा कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ये आपको बताना था। मेरे ख्याल से आप सभी ने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 फिनाइल ग्रुप इधर से अटैच है। तो इससे पहले भी मैंने कहा कि इसका केस सेम फ्री रेडिकल के जैसा होता है। यहाँ पे देखिए 2 फिनाइल ग्रुप अटैच है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 फिनाइल ग्रुप अटैच है, उसके बाद ये स्टेबल होगा, उसके बाद ये स्टेबल होगा, उसके बाद आपका ये स्टेबल होगा, ठीक है। तो इस प्रकार का ऑर्डर आपका चलेगा। जहाँ पे अगर 3 फिनाइल ग्रुप रहता तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। याद रखेंगे, फिनाइल ग्रुप अगर अटैच रहता है कार्बोकेटायन या फिर आपका फ्री रेडिकल से, वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन इज। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा कार्बोकेटायन। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। मेरे ख्याल से ये ए के जगह में पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इसीलिए ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायन इज। कार्बन आयन, इसमें कार्बन आयन का स्टेबिलिटी कहा गया है। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8।
तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा इसमें, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा 3 नंबर वाला स्ट्रक्चर, उसके बाद 4 नंबर वाला स्ट्रक्चर, उसके बाद 1 और उसके बाद 2। सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ये 3 नंबर वाला स्ट्रक्चर। क्यों ये ज़्यादा स्टेबल होगा? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं और आप सभी जानते हैं ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर मतलब ज़्यादा स्टेबल। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर वाला होगा स्टेबल, उसके बाद 1 नंबर वाला होगा क्योंकि CH3 ग्रुप यहाँ पे अटैच है, उसके बाद 2 नंबर वाला होगा क्योंकि 2 यहाँ पे CH3 यहाँ पे देखिए 2 तरफ से एल्काइल ग्रुप अटैच है, 2 तरफ से यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, जबकि यहाँ पे एक तरफ से ही इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इसीलिए ये ऑर्डर आपका फॉलो होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन ट्रिपलेट कार्बिन। इसमें ट्रिपलेट कार्बिन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा ये आपको बताना है। sp3 होगा, sp2 होगा, sp होगा या फिर नन ऑफ दिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो ट्रिपलेट कार्बिन इस टाइप से होता है C। ठीक है, कार्बिन मतलब 2 यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, उसी को कार्बिन कहा जाता है। इस टाइप से होता है R, इधर वैकेंट ऑर्बिटल रहेगा, इधर 2 वैकेंट ऑर्बिटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस प्रकार का ट्रिपलेट कार्बिन होता है और इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन लिखाएंगे तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, 2 ग्रुप अटैच रहता है, इसीलिए 1 × 2 = 6, डिवाइड करते हैं 2 से तो 3, तो 3 इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है ये आपको बताना है। चलिए CCl2, CO2, H2O या फिर NH3। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है ये आपको बताना है। तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो नेगेटिव चार्ज पर अटैक करता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल करते हैं। खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन से आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं जो कि नेगेटिव पे अटैक करता है, और खुद नेगेटिव पे अटैक कर रहा है मतलब खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अर्थात कि खुद पॉजिटिव चार्ज वाला होगा या फिर जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगा वही यहाँ पे हो सकता है। तो पहले ऑप्शन में देखिए यहाँ पे दिया गया है CCl2। ठीक है, C यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए लेकिन इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और इधर एक एक बॉन्ड बनाया हुआ है, तो यहाँ पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसके पास होने चाहिए कितना, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अर्थात यही इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जबकि यहाँ पे अगर CO2 को देखेंगे, CO2 को अगर देखेंगे C डबल बॉन्ड O इस प्रकार होता है CO2। जहाँ पे देखिए ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 हो गया है, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। H2O को देखेंगे, H2O इस प्रकार से बनता है H2O, इसमें भी ऑक्टेट आप कंप्लीट देख पा रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इस प्रकार ऑक्टेट इसका कंप्लीट है। यहाँ के H का डबलेट कंप्लीट है, ऑक्सीजन सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये भी आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होगा। NH3 में देखिए N यहाँ पे 2 बॉन्ड रहता है और H और H। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें भी देखिए ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन पर अटैक करने वाला, नेगेटिव पर अटैक करने वाला। और नेगेटिव पर कौन अटैक करेगा, खुद जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगा। तो यहाँ पे CCl2 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट न्यूक्लियोफाइल। कौन सा न्यूक्लियोफाइल नहीं है ये आपको बताना है। BF3, CN-, OH- या फिर NH3। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे सभी कोई स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 11, वीडियो को पॉज कीजिए, अपने कॉपी में उसका उत्तर लिखिए, लास्ट में सभी को मिला लीजिएगा कि कौन कौन सा आपका करेक्ट हुआ है, कौन कौन सा आपका रॉन्ग हुआ है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूट्रॉन अर्थात पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करने वाला। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल मतलब पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करने वाला, अर्थात कि खुद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा, जिसके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उसी को हम लोग न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। तो यहाँ पे अगर ऑप्शंस को देखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए BF3 बोलोन का वैलेंसी कितना होता है, 3 होता है, तो 3 ही बॉन्ड यहाँ पे बना सकता है। मतलब यहाँ पे देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन टोटल हो जा रहा है, जबकि होना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये
आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल नहीं है। विच इज़ नॉट अ न्यूक्लियोफाइल पूछा गया है, तो ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अगर होता तो इलेक्ट्रॉन रीच होता, अर्थात कि उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता, लेकिन इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, अर्थात कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अर्थात कि इलेक्ट्रोफाइल है, ना कि न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें पूछा गया था नॉट न्यूक्लियोफाइल, याद रखेंगे नॉट न्यूक्लियोफाइल पूछा गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा BF3, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा, माफ कीजिएगा, ये आपका न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, एमोंग द फॉलोइंग, माफ कीजिएगा, एमोंग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल इज, कौन सा आपका न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। ठीक है, C2H5SH, CH3COO माइनस, या फिर CH3NH2, या फिर लास्ट ऑप्शन है देखिए NCCH2 माइनस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे कि कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 12। तो सबसे पहले इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि न्यूक्लियोफाइल हम लोग किसे कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल जो पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करता है, खुद इलेक्ट्रॉन रीच होता है, अर्थात कि जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है डोनेट करने के लिए। ठीक है, वो डोनेट करेगा तभी ना बॉन्ड बनेगा या फिर रिएक्शन होगा। तो न्यूक्लियोफाइल वही होता है जिसके पास खुद ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट कौन होगा, जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा डोनेट करने के लिए, वही स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। एक एक एग्जाम्पल को या एक एक जो ऑप्शन दिया गया है उसको देखते चलिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो आंसर ए आपका होने वाला है, लेकिन मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। देखिए बी नंबर जो है CH3COO माइनस, तो इसको आप CH3C_O माइनस इस टाइप से आप कर सकते हैं। तो इसमें जो माइनस चार्ज है, हालांकि इसमें माइनस चार्ज है मतलब ये न्यूक्लियोफाइल तो है, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट है या फिर नहीं है ये आपको जानना है, क्योंकि सभी कोई न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पे दिया गया है सभी कोई न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन आपको बताना है इन सभी में से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए CH3COO माइनस, ऑप्शन बी को हम लोग देख रहे हैं। आप स्वयं से खुद भी कॉपी में बनाते हुए चलिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे रेजोनेंस बनाएगा। ठीक है, इस टाइप से फिर से एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बनेगा CH3CO माइनस और डबल बॉन्ड O, फिर से एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, फिर से ये बनाएगा, मतलब ये प्रोसेस चलते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे द लोन पेयर इन्वॉल्व इन द कंजुगेशन लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन। तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है ये खुद ही अपने में ही घूम रहा है। ठीक है, मतलब ये डोनेट करने के लिए कम अवेलेबल है, तो ये इसीलिए कम स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट नहीं होगा। अब ये NH3 वाला देखते हैं, CH3NH3। ठीक है, ये वाला आपका ऑप्शन है CH3NH2, तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे आपका हो जाएगा CH3NH और H, ये NH2 है। इसमें लोन पेयर देखिए N मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, देखिए यहाँ पे N जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव है, इसीलिए ये नाइट्रोजन जो है अब लोन पेयर को अपने तरफ ही खींच के रखना चाहेगा, इसको डोनेट नहीं करना चाहेगा, इसीलिए ये भी लेस स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। ठीक है, अब ये वाला ऑप्शन देखते हैं NCCH2 माइनस, तो इसमें भी वही सेम केस होगा, ये वाला बी जैसा केस है उसी पर का सेम केस होगा। ये जो माइनस है ये कंजुगेशन में इन्वॉल्व रहेगा, इसीलिए लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन। जबकि ये अगर एग्जांपल देंगे C2H5SH, यहाँ पे SH के ऊपर देखिए लोन पेयर है और S क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे जो लोन पेयर है इसको ये डोनेशन के लिए ज़्यादा अवेलेबल होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता ज़्यादा है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मुझसे जितना हो सके दोस्तों मैं आपको करवाने का प्रयास कर रहा हूँ, हालांकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो आप समझने का कोशिश करें। मेरे ख्याल से आप कॉपी में बना रहे होंगे तो आपको क्लियर हो जा रहा होगा। कंसीडर द फॉलोइंग कार्बन आयन, इसमें कुछ कार्बन आयन दिया गया है, इसमें कंसीडर करना है और स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है ये आपको बताना है। चलिए इसको ध्यानपूर्वक देखिए और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए कि स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा कार्बन आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये 2 नंबर वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। आपको यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है उसको अंदर में कहीं भी स्टेबल करने का प्रयास करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे NO2 ग्रुप है जो कि अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने का प्रयास करेगा, जबकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रिंग की तरफ आने का प्रयास करेगा, इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ये 2, उसके बाद ये 3 स्टेबल होगा, उसके बाद 1 स्टेबल होगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेव बोथ एज न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल। बहुत अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 को देखने का प्रयास कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए कि कौन सा
ऐसा यहाँ पे एग्जांपल है जो कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों ही प्रकार से इसका यूज़ किया जा सकता है, अर्थात कि इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, CH3CN। ठीक है, ये आपका ऐसा ऑप्शन है जो कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों की तरह बिहेव करता है। क्यों? देखिए CH3CN, इसको मैं इस टाइप से दिखा देता हूँ, C ट्रिपल बॉन्ड N, N के पास अभी भी 2 लोन पेयर है और यहाँ पे देखिए डेल्टा माइनस होगा क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे डेल्टा प्लस होगा। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज पर यहाँ पे लोन पेयर है, अर्थात कि ये पॉजिटिव चार्ज पर अटैक कर सकता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे ट्रिपल भी मौजूद है, जिससे दूसरा इलेक्ट्रोफाइल भी आकर के इसमें अटैक कर सकता है। तो ये दोनों ही प्रकार से काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह से भी और इलेक्ट्रोफाइल की तरह से भी। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16। SO3 एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज SO3 इलेक्ट्रोफाइल के जैसे यहाँ पे बिहेव करता है। इसका रीज़न क्या है ये आपको बताना है। S इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन, O इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, या फिर S इज ए लार्ज इन साइज, या फिर ऑल द एबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होगा? माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 छूट गया था। क्वेश्चन नंबर 15 पहले देख लीजिए। करेक्ट अंडर द न्यूक्लियोफिलिसिटी, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करने का जितना पावर होगा उसी को न्यूक्लियोफिलिसिटी कहते हैं। तो किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगा, ये पहले आंसर दे दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, जितना ज़्यादा यहाँ पे चार्ज होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उतना ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का भी आंसर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? SO3 एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज SO3 इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्यों एक्ट करता है? SO3 को कैसे लिख सकते हैं? S और इधर 3 ठो ऑक्सीजन अटैच है। ठीक है, अभी भी इसके पास 3 लोन पेयर मौजूद है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्यों बिहेव करता है? ये ऑक्सीजन जो है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, जो कि इलेक्ट्रोफाइल अर्थात कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, जो कि इलेक्ट्रॉन अर्थात कि नेगेटिव चार्ज पर अटैक कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। O इज़ हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और S में पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप कर देगा, जिसके कारण ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। मैच द कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया गया है, इसको मैच करना है। चलिए इसमें जो भी दिया गया है इसको वीडियो को पॉज कीजिए और इसको मैच करके बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे 1 नंबर में दिया गया है HCH डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये किस प्रकार का यहाँ पे शेप बनेगा ये आपको बताना है। तो BSEPR थ्योरी का यूज़ करके आप बना सकते हैं। तो इसका शेप ऐसे भी देखने से ही पता चल रहा है कि ट्राइगोनल बनेगा। और CH3F दिया गया है, तो इसको देखने से ही पता चल रहा है C यहाँ पे H होगा और यहाँ पे F, तो टेट्राहेड्रल बनेगा, ये तीसरा नंबर होगा। और ये देखने से भी CN का आप पता चल रहा है कि लीनियर होगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा? A का मिलान हो जाएगा 2 के साथ। तो देखिए किस में है A का मिलान, तो ये A का मिलान 2 के साथ, B का मिलान 3 के साथ और C का मिलान 1 के साथ। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप रिलेटिव टू हाइड्रोजन आर। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप रिलेटिव टू हाइड्रोजन आपको बताना है NO2, COOH, COOR या फिर ऑल ऑफ द एबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसमें हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बताना है, तो NO2 भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है, और COO माइनस भी ज़्यादा है, और COR यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव होगा। ठीक है, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में पूछा गया है। ठीक है, तो इसीलिए ये सभी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा। ठीक है, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन प्रोसीड इन 2 स्टेप। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन 2 स्टेप में प्रोसीड होता है। द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। नेम द टाइप ऑफ इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इन द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में इंटरमीडिएट जो बनता है वो आपको बताना है ऑफ द फॉलोइंग एडिशन रिएक्शन। इस एडिशन रिएक्शन में आपका जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कैसा इंटरमीडिएट बनेगा। 2 डिग्री कार्बन आयन बनेगा, 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, या फिर 1 डिग्री कार्बन आयन बनेगा। तो इसको आप प्रोसीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो इंटरमीडिएट बनेगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिस्क्राइब्ड एज। इस रिएक्शन को किस प्रकार से आप डिस्क्राइब करेंगे। SE2 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है, या फिर SN1 रिएक्शन है, या फिर SNI रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए OH के साथ ये रिएक्ट कर रहा है CH3 CH2 होल 5C CH3H Br। इसका रिएक्शन हो रहा है OH माइनस के साथ और आपका ये प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ये किस प्रकार का रिएक्शन है ये आपको बताना है। तो ये किस प्रकार का रिएक्शन है, क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी SN2 रिएक्शन। किस प्रकार का रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आपको इस बुक का PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम ID का लिंक मिल जाएगा, उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर भी मैं दे दूंगा, उसमें भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। खुद से अधिक से अधिक प्रैक्टिस किया कीजिए। और अभी टाइम कम है, जैसे कि आप सभी को पता होगा जुलाई के लास्ट में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इसीलिए जितना समय है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया कीजिए। मेरे तरफ से जितना हो सके मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे ज़रूर लाइक कर दे, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दे।